Yes, my dear class 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल एंग्लोडिक 2। आज मैं आपको लेके चलता हूँ डिटेल सिलेबस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर सिलेबस, हालांकि हम लोग सेशन शुरू कर चुके हैं लेकिन फिर भी सिलेबस में कन्फ्यूजन है, तो सिलेबस को एक बार फिर से डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखो डिटेल सिलेबस आपका लाया है और इस पीडीएफ के माध्यम से मैं बताता हूँ कि वास्तव में आपको सारे काम करने क्या हैं। इतने डिटेल आपको टीचर क्लास में भी नहीं बता पाते जितना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि उन्हें वहाँ उतना फुर्सत नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर अगर आपका 184 है और 2023-24 के लिए आप तैयारी करें, तो आपका बैकग्राउंड को ये कोई नहीं पढ़ता। देखो, इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए। एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, द टेक्सुअल मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज शुड represent a wide range of learning experience. Literature has always played a significant role in learning language. However, it is felt that pupils should be appraised with contemporary issues, मतलब कि आने हमारे समाज में जो कुछ भी समस्याएं हैं उससे भी आपको अवगत होने चाहिए। रीड ऑथेंटिक लिटरेचर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल टू रिकलेक्ट एंड बिल्ड देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स। और जब हम पढ़ रहे हैं इसको, तो हमारे पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा मैं पढ़ दूँ। Objectives of the courses are to enable learners to, point number 1, build greater confidence and proficiency in oral and written communication। तो अगर आप 10 में पढ़ रहे हैं तो आपका देखिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दूं थोड़ा इसको कि क्या कह रहा है ये, है ना। देखिए, ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आप इंग्लिश लिख रहे हैं और ये सोच ले रहे हैं कि मेरा 10 में बहुत अच्छा होने वाला है, तो आपको इंटरनल और ऐसे दोनों मिला के उतने अच्छे मार्क्स आने वाले नहीं हैं। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, और अच्छे से करेंगे तो जितना आप सोचे नहीं उससे ज़्यादा ही आपको मिलनेगा। ठीक है। तो डेवलप द एबिलिटी एंड नॉलेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंगेज इन इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्शन। इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्शन मतलब आप अपनी सोच, अपनी तरफ से क्या सोच दे रहे हो। मैक अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और जो जनरल हमारा टेंस वॉइस गलती होता है, जैसे डिड प्लस V2, ही डिड नॉट वेंट, इस तरह के कॉमन मिस्टेक्स ना हो और अप्रोप्रिएट यूज़ कर सके आप लैंग्वेज का। टू कम्युनिकेट इन वेरियस सोशल सेटिंग्स, और आप अलग अलग सामाजिक दायित्व को समझते हुए, रेफरेंसेस को लेते हुए आप कम्युनिकेट कर पाएँ। एक्विप लर्नर्स विथ एसेंशियल लैंग्वेज स्किल्स इन क्वेश्चन and to articulate their point of view। आप अपने पक्ष को रख सकें। articulate means to speak। build competence। देखिए, ये एक खास बात है आपके लिए जो इस बार चेंज कर दे रहा है हमारे पैटर्न को। कॉम्पिटेंस, बिल्ड कॉन्फिडेंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जैसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं आपसे, और इसलिए आपको सही में पढ़ना पड़ेगा। अब आप बच के जैसे तैसे याद करके नहीं कर सकते। इनेबल द लर्नर्स टू एक्सेस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये इंस्ट्रक्शंस को भी आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और पूरी तरह से इसको समझिए। ठीक है। देखो, ऑडियो विजुअल एड्स बता रहा है, समरी ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स को देखना है। लैंग्वेज आइटम्स में देख लो क्या क्या है, ये देखिए, यहाँ से आप गौर से पढ़िए इसको। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आप अरेंज कर पाएँ। रिपोर्टेड स्पीच आपको आने चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करने आना चाहिए। नॉन फाइनाइट्स आना चाहिए, इसको इन्फिनिटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है। जीरेंड्स, पार्टिसिपल, तीनों का यूज होना चाहिए, आना चाहिए। कंडीशनल क्लॉजेज एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, फ्रेजेज, वर्ब एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेज, एंड देन कोहेसिव डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। तो ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा आने वाले समय में। ठीक है। अब मैं क्लास 10 का ग्रामर सेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे आग्रह है कि मैं इसलिए पहले सिलेबस को डाल दे रहा हूँ, ताकि फिर मैं जब इन चीज़ों को एक एक करके डील करूँगा तो आप मेरे साथ बने रहना, ताकि आपके समस्याओं को मैं दूर कर सकूँ। पंक्चुएशन, जिसमें सेमी कोलन, ये सब का यूज़ है। और फिर मेथड ऑफ टेक्निक्स में देखिए, ये सब आपको आना चाहिए प्रैक्टिस में। रोल प्ले, है ना, सिमुलेटिंग रियल लाइफ सिचुएशंस, ड्रामाटाइजिंग एंड माइमिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब स्किल्स को डेवलप करना है क्लास 10 के बच्चों को। ये सबको लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे। हम तो मेन पॉइंट पे जा ही रहे हैं।
लेकिन इसको आप ज़रूर पढ़ें डिटेल, इसलिए मैं जल्दी से पार करके मेन पॉइंट पे नहीं ले जा रहा हूँ, सब जगह रोक के आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 का आप यहाँ पे देखें सेक्शन वाइज वेटेज दिया हुआ है। सेक्शन ए में आपको रीडिंग स्किल्स मिलने वाला है, जिसके 40 पीरियड आपके स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए और जिसका 20 मार्क्स आपको मिलता है। अब हम अगर बात करें राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर की, तो इसमें भी वेटेज 40 पीरियड का दिया है और इधर मार्क्स का भी वेटेज समान है 20 मार्क्स। लेकिन लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर यानी कि जो आपका दोनों बुक है, तो उसमें से जो स्टोरी और पोइट्री है तो उसको 50 पीरियड्स दिया गया है, यानी 10 पीरियड ज़्यादा दिया गया है और इसमें मार्क्स भी है 40 मार्क्स। तो ऐसे इसको बैलेंस किया गया है इस बार, ठीक है। अब सेक्शन ए में देखिए रीडिंग स्किल्स है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस। डिस्कर्सिव पैसेजेज आपका 400 टू 450 वर्ड्स का रहेगा, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विथ विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है, जो चार्ट वगैरह पाई चार्ट वगैरह होता है, स्टैटिक्स चार्ट जो होते हैं वो सब होगा। और फिर 250 वर्ड्स का ये लेंथ रहेगा, जिसमें 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेज तो कितना हो जाएगा 600 से 700 वर्ड्स। तो अगर आप हाउ टू डू पैसेजेज अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो आप देख लेना मेरा, और फिर से मैं एक और वीडियो इस पर बना के डालूँगा इस सेशन के लिए भी, जिसमें जो भी कुछ एडवांस इस पर बना है उसको भी मैं डाल दूंगा, जिससे आप देख लेंगे। तो बने रहेंगे आप पेंगलू डिक्टू के साथ, और मैं आपको 1 बाय 1 सारा सॉल्यूशन देते जाऊंगा। तो जिसमें हम लोग को वोकेबलरी, देखो इस पर ध्यान दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं टिक करके बताता हूँ मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। सी हियर, यस, पैनल को नीचे कर लूँ, यस। सी फ्रॉम स्टार्टिंग multiple choice questions and then objective type questions and then will be asked to assess comprehension interpretation। देखो ये बात ध्यान में रखना है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इन्फरेंस है ना, आपकी समझ, इवेल्युएशन एंड वोकेबलरी, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स रिवाइज करते रहना है, और इवेल्युएशन पार्ट भी आप निर्णयात्मक अपना वहाँ पर डिसीजन लेकर के टिक कर पाते हैं कि नहीं। ग्रामर में डायरेक्टली जो आपको पढ़ना है वो है डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। डिटरमाइनर्स में ये ए एंड द है, मच, मोर, मैनी, ये सब चीज़ें होती है जो डिटरमाइनर होता है। टेंसेस आप जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। आई गो, आई एम गोइंग, आई विल बी गोइंग, ये टेंसेस का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देख लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे। मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट वाला अच्छे से पढ़ लेंगे आप, सब्जेक्ट, वर्ब, कंकोर्ड, और सब पे मैं इंडिविजुअल वीडियो फिर से डाल दूंगा ताकि ये जो अभी का स्टैंडर्ड है उसको मैच कर सके। रिपोर्टेड स्पीच में जो जिस सेक्शन को लिया गया है वो है यहाँ पे देखिए, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच में ये पॉइंट्स को लिया गया है। और फिर ये कोर्स डिटेल्स दिया हुआ है, देखिए 10 मार्क्स का। राइटिंग स्किल्स को कैसे डिवाइड किया है, लेटर राइटिंग पूछा है। राइटिंग ए फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन इन 100 to 120 वर्ड्स। ये वर्ड्स का ध्यान रखें, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, उनको लेटर लिखना आसान रहता है, तो उससे क्या होता है ना, टाइम बर्बाद होता है आपका। जब 5 मार्क्स का पूछ रहा है तो 100 लिख लिए काफ़ी है, 2 4 5 वर्ड तो कैसे आगे पीछे कम हो ही जाता है। 5 वर्ड कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, 5 ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 125 भी हो सकता है, 100 तक आप लिख लेंगे, दैट्स एनफ। 1 out of 2 क्वेश्चंस, 2 आपके चॉइस रहेंगे, उसमें से आपको एक करना है। हाँ, राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ का भी मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं क्लास 10 के सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाके। हाँ, राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको एनालाइज करना है, वहाँ पे कोई ग्राफ दिया होगा, उसका डाटा दिया होगा, उसको एनालाइज करके आपका क्वेश्चन आंसर उसका रह सकता है, वर्णन रह सकता है। मैप, चार्ट, ग्राफ देखो यहाँ दिया हुआ है, क्यूज दिया हुआ, 1 out of 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ये भी 5 नंबर का है। सेक्शन सी में आ जाएं इसके डिटेल में, तो ये 40 मार्क्स को कैसे डिवाइड किए हैं। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर को, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस है, यानी कि आपका 4-5 लाइन का वो किसी स्टोरी से या कविता से दिया हुआ रहेगा 4-5 लाइन, और उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा और प्रोज,
1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री, यानी कि एक पोइट्री से आपको आंसर देना ही देना है, एक प्रोज से आपको आंसर देना ही देना है। 5 + 5 यानी कि 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो एक कविता से और एक कहानी से दोनों मिला के आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स। तक यहाँ 5-5 मार्क्स में डिवाइड किया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और दूसरे टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या क्या पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, ये सब आपसे पूछेंगे वो। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, जिसको आप सैम्पल पेपर से करके प्रैक्टिस करेंगे और फिर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं उसको करवाऊँगा। शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। इसके लिए भी आप तैयार रहें। इसमें देखिए 4 × 3 यानी 12 मार्क्स, ठीक है। तो 4 आउट ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन 40-50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो फर्स्ट फ्लाइट आपका ज़्यादा वेटेज दे रहा है इसलिए फर्स्ट फ्लाइट को आप पहले पढ़ के समाप्त करें। अब फिर क्या है 10 नंबर में कि 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन अबाउट 120 वर्ड्स, ईच टू एक्सेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है कि आप टेक्स्ट से डायरेक्ट मीनिंग के अलावा भी जो उसमें छिपा हुआ हिडन थीम है उसको आप समझ पाते हैं कि नहीं, और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 11 में देखिए 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स, तो हमेशा आपका चॉइस रहेगा, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो 1 आउट ऑफ 2, तो अगर आप 2 कहानी पढ़े हो तो एक मैच करेगा ही। टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फुट से 6 मार्क्स का यहाँ पे दिखा रहा है कि वो पूछा जाएगा। और देखिए डिटेल आपका क्या क्या है। फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज में क्या क्या, लेटर टू गॉड, ठीक है। इसमें एक किसान रहता है जो भगवान को लेटर लिखता है, गॉड को, कि भाई उसको सूखा अकाल पड़ गया, उसके जो क्रॉप्स हैं उसको ओले बरस गए हैं और ओले बरसने की वजह से उसके क्रॉप्स बर्बाद हो गए हैं। तो वो लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें वो पोस्ट मास्टर देखता है कि भाई चलो इसका तो गॉड पे इतना अच्छा विश्वास है तो क्यों नहीं इसके विश्वास को रखा जाए बना के, और उसके लिए वो पैसे कलेक्ट करता है, लेकिन 70 पैसों से जमा होते हैं और वो पूरा पैसा नहीं दे पाता है उसको। तो फिर से वो लेटर लिखता है कि ओ गॉड यू माइट हैव सेंट मी 100 पेसोस, आप तो पूरा पैसा भेजे होंगे लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये ज़रूर पैसा रख लिए होंगे। ऐसी एक कहानी है नेल्सन मंडेला के बारे में, फैक्चुअल स्टोरी है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि एरोप्लेन के, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, फ्लाइंग के बारे में, और एक शी गर्ल के बारे में है। तो इसको आप पढ़ेंगे शी गर्ल के बारे में कि कैसे एक छोटा सीगल उड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और इसी पे आपका बुक का टाइटल भी है ना। फ्रॉम द डायरी ऑफ आन फ्रैंक में हम आन फ्रैंक 13 ईयर्स में अपना जो डायरी लिखती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर अपलोड भी किया हुआ है मेरे चैनल पे। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में आप इंडिया के अलग अलग जगह को देखते हैं, जैसे कुर्ग एक एग्जाम्पल है, और इस तरह के क्षेत्र को आप जा कर के पढ़ते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का इतिहास क्या है। मिजबिल द ऊटर एक विचित्र तरह का जीव को जब पालता है लोग तो कैसे उसकी समस्याएं होती है। ऐसे कहानी है कि एक लेखक है जिसने ऊटर पाल लिया है और फिर क्या क्या डिफ़िकल्टी जो सफ़र करता है उस ऊटर की वजह से। मैडम राइड्स द बस में एक छोटी बच्ची है जिसको शहर जाने का बहुत मन रहता है, वो पैसा कलेक्ट करती है और शहर में चल जाती है, और शहर जाने का राइड्स करने का बस उसको बड़ा शौक़ होता है। रास्ते में बहुत कुछ देखती है, गाय वगैरह को दौड़ते हुए, तो इस तरह का वर्णन है। और फिर शाम में वो उतना ही पैसा उसके पास रहता है, खाने पीने का कुछ पैसा नहीं रहता, और वो शहर से घूम के आ जाती है। ऐसा कहानी है मैडम राइड्स द बस। द सरमन एट बनारस में है। फिर आप पढ़ेंगे सरमन एट बनारस, ये गौतम बुद्ध का स्टोरी है कि कैसे गौतम बुद्ध प्रीचिंग करते हैं कि किस हर व्यक्ति, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति मरता है और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें भी एक बार मरना है। एंड द प्रपोजल एक ड्रामा है, ठीक है, जिसमें शादी ब्याह के बारे में अपना एक प्लॉट बनाया गया है। तो इसको आप पढ़ेंगे। बस मैं 2-2 लाइन का इंट्रो दे दे रहा हूँ आपको ताकि आपके मन में रहे ये। डस्ट ऑफ स्नो, आइस ऑफ फायर, एंड देन टाइगर इन द जू, है ना। डस्ट ऑफ स्नो में क्या बताया गया है
कि अचानक कोई घटना घटती है और जिससे आपका मूड चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही लेखक जब गुजरता है एक धतूरे के पेड़ के नीचे से या जहरीले पेड़ के नीचे से, तो उसके ऊपर जो कौवा बैठता है जिससे बर्फ़ झड़ता है उसके ऊपर और उसका मूड चेंज हो जाता है और जब उसका बर्बाद होने वाला दिन होता है वो बच जाता है। फायर एंड आइस में है कि लेखक कह रहा है कि भाई चलो ये दुनिया कैसे बर्बाद होगी, फायर से होगी, आइस से होगी, इसके बारे में डिस्कशन है। बहुत छोटा सा कविता है ये। टाइगर इन द जू, कैसे वो जंजीरों के पीछे रह रहा है और कैसे टाइगर इन द जंगल एंड टाइगर इन द जू में कंपैरिजन है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बहुत ही ह्यूमरस और नॉनसेंस टाइप का कविता है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसमें गिरगिट और भालू और दूसरे जानवर का बहुत फनी पहचान बताया है लेखक ने। इसलिए 4 नंबर में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स आप फनी कविता के रूप में इसको ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी। द बॉल पोएम है उसके बाद कि एक बच्चा है और उसका बॉल खो गया है और उस बच्चे का बॉल कहीं चला गया और वो बच्चा बेचारा खड़ा होकर देख रहा है। लेखक कहता है कि ये बच्चा चाहे तो वो दूसरा बॉल ले सकता है, लेकिन उसको बॉल से कितना लगाव है, उसको वही बॉल चाहिए जो उसका खो गया है। फिर है द ट्रीज़, ठीक है, सो ऑल अबाउट ट्रीज़ एंड फॉग, कैसे एक बिल्ली के पदचाप के जैसा कैसे धीरे से फॉग आती है और वो वातावरण को घेर लेती है, फॉग है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें एक ड्रैगन है, ठीक है, ये भी एक फनी है। बैलेड है ये, 4-4 लाइन की कविता को मिला करके लंबी कविता बिरहा गाने लायक बनाया जाता है, उसको बैलेड बोलते हैं। तो एक छोटा सा बैलेड आपको पढ़ना है। कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन रहता है छोटा सा, जो दूसरे जानवरों की अपेक्षा डरपोक दिखता है, लेकिन बाद में चोर के आने पर वही साहस दिखाता है, ऐसा कहानी है। एंड आन ग्रेगरी, इस बारे में है कि लोग, जब तक आपके शरीर में ताकत है, जब तक आपके बाल रंगीन है और जब तक आप कुछ कमा रहे हैं तभी तक लोग आपके हैं। तो इस तरह के मानवीय स्वार्थ पर आधारित ये आन ग्रेगरी की कविता है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ाऊँगा, एक एक करके मैं अपलोड कर दूँगा फिर से। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आप देखेंगे ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। इसमें एक ट्रिक्की नाम का डॉग है, ठीक है, और वो ट्रिक्की खा खा करके बहुत मोटा हो गया, इसलिए उसको इलाज की ज़रूरत है। वो सर्जरी हाउस यानी क्लिनिक में जाता है और वहाँ उसको भूखे प्यासे रखा जाता है और ज़्यादा पानी पिलाया जाता है, एक्सरसाइज दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल जो मोटा हो गया था सॉसेज के जैसा, वो फिर से वापस स्ट्रीट डॉग जैसा पत्ता दुबला और शानदार हो जाता है। और फिर द थीव्स स्टोरी में इसमें अनिल की कहानी है और एक छोटा सा बच्चा है जो कि चोर है और वो चोरी तो करता है, लेकिन उसे पढ़ने लिखने के लिए वो एक लेखक के पास रह जाता है। लेखक का कुछ इनकम होता है जिसको भी वो चुरा के भागता है, लेकिन वास्तव में जो पढ़ाई लिखाई को सिखा रहा था उस बात को भूल नहीं पाता और फिर से लेखक के पास लौट जाता है। तो कैसे एजुकेशन कैन चेंज वंस माइंड, ये दिखाया है थीव्स स्टोरी में लेखक ने। मिडनाइट विजिटर में क्या होता है कि मैक्स है और ओशबल है, ये लोग 2-3 जासूस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है और जिसको लेने के लिए मैक्स आ जाता है ओशबल के पास। ओशबल एक इमेजिनरी रूप से उसको बालकनी पे जाने को मजबूर कर देता है, जो कि बालकनी नहीं रहता है, उधर रास्ता नहीं रहता जाने का, वो गिर के मर जाता है। ऐसा कुछ कहानी है, आपको मज़ा आने वाला है इसको पढ़ के। फिर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि कैसे एक व्यक्ति पे ट्रस्ट किया जाए और फिर किसी चोर पे कैसे ट्रस्ट किया जाए, कि कौन चोर है कौन मालकिन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलने वाला है। मैं क्लाइमैक्स नहीं बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको पढ़ाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में एक साइंटिस्ट का, ये साइंस फिक्शन वाली कहानी है, एक साइंटिस्ट की कहानी है जो कि वो किसी न किसी दवा से वो गायब हो जाता है और फिर बहुत बदमाशी करता है वो गायब होने के बाद, यानी मिस्टर इंडिया, इनविजिबल मैन, होलो मैन के जैसा एक कहानी है। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में है कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से तो आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं। इसमें लेखक क्या करता है, मोनार्क और दूसरे नाम के तितलियों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, वो कैसे पलते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं वगैरह। तो कैसे एक साइंटिस्ट बनता है, बायोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे। और फिर द नेकलेस में एक नेकलेस की कहानी है और द हेडिंग से ही आपको पता चल रहा हो कि ये नेकलेस कुछ खास है। तो एक हीरा के जैसा दिखने वाला नेकलेस होता है, 2 दोस्त होते हैं इसमें, मटिल्डा वगैरह, और वो फिर हायर कर ले, जैसे पार्टी में जाने के लिए नेकलेस ले लेती है, लेकिन वो सोचती है कि ओरिजिनल हार वाला नेकलेस था और वो ओरिजिनल हार वाला नेकलेस खरीद करके उसको देते हैं, डायमंड वाला वापस करते हैं, क्योंकि वो बताना नहीं चाहती थी, सहेली को नहीं बताना चाहती थी कि तुम्हारा नेकलेस खो गया है। और उसके वजह से उन्हें काफ़ी लेबरर्स का काम करने पड़ते हैं इधर उधर, और जब पता चलता है उसको बाद में कि वो तो
नकली था और तुमने ओरिजिनल लौटा दिया है। इस तरह का सस्पेंस वाला एक कहानी है, इसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिर भोली है जो पढ़ना लिखना सीखती है, उसका सुलेखा नाम रहता है, और फिर कैसे उसका जीवन बदलता है और एजुकेशन से वो किस तरह से जीवन में बोल्ड बनती है, इसके बारे में है आपकी बुक का ये भोली। द बुक दैट सर्व द अर्थ, इसके बाद ये कविता है। तो चलो कहानी है तो आप इसको फिर इस तरह से पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर्स हैं आपके, मैं एक एक करके इसको लूँगा। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस को अगर आप लेते हैं वर्क बुक को बहुत बच्चे इसको नहीं लेते हैं, लेकिन आपको इसको लेके करना चाहिए। अगर आप वर्क एंड एक्सप्रेशन को लेके करते हैं तो उसमें आपको वर्ड लिमिट लिखने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लेकर के करें। इसमें डिस्कशन, रोल प्ले सबका स्थान दिया हुआ है। और फिर आपका आता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जी टीचर मैं आपको बता दूं कि मैं भी जुड़ा हुआ किसी स्कूल से और वहाँ भी 10 की पढ़ाई हो रही है। तो इंटरनल असेसमेंट में आप जो रोज़ रोज़ बोलते हैं क्लास में, और हम लोग जो ASL का आपका स्पीकिंग वर्क कराते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। टीचर कभी भी आपको क्लास में बोलने के लिए बोलें तो आप शांत मत बैठिएगा, और हमेशा ये इमेज बनाइएगा टीचर के मन में कि आप स्पीकिंग कर सकते हैं और अच्छा राइटिंग कर सकते हैं। ये आपको विन करना है आपके इंग्लिश टीचर के नज़र में कि आप अच्छे लिख सकते हैं, आपको शब्द ज्ञान अच्छे हैं और आप अच्छे से बोल सकते हैं। अगर आप ये टीचर के कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो जब भी आपका इंटरव्यू होगा, सेशन होगा और आपका रिकॉर्डिंग होगा तो आपको उसमें मार्क्स दे देंगे टीचर। और इसलिए भी देंगे क्योंकि आपका पहले का इम्प्रेशन भी बना हुआ रहता है। ठीक है, अब आप देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, ये राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का है, लैंग्वेज थ्रू इंग्लिश लिटरेचर, एंड देन टोटल 80। तो इस तरह से मार्क्स डिवीजन है। आप स्टॉप करके फिर से देख सकते हैं। और फिर गाइडलाइंस कुछ दिया हुआ है एक्टिविटी कराने के लिए। तो ये स्पीकिंग में 5 मार्क्स आपको कैसे दिया जाता है, इस क्राइटेरिया को याद रखिएगा जो मैं अब निकाल रहा हूँ। देखिए इंटरेक्शन, सजेशन, रूब्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख लीजिए पहले ही पॉइंट में, कंट्रीब्यूशंस आर मेनली अनरिलेटेड टू दोज ऑफ अदर स्पीकर्स। ऐसा आपको बोलना है, इस तरह से आपको लिखना है कि देखा देखिए आप नकल न कर रहे हो जो आपसे पहले बोला हो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इस रूब्रिक्स में आप देख लेंगे। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, मेन टॉपिक को ही मैं लेफ्ट साइड पढ़ता हूँ कि जब आप का स्पीकिंग टेस्ट होगा तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप का कोहेरेंस एंड फ्लुएंसी हो रहा है। कोहेरेंस क्या होता है, फ्लुएंसी तो आप जानते हैं लगातार अच्छे ढंग से बोलना। कोहेरेंस मिस होता है कि देखिए मैं आपको ड्राइंग करके यहीं समझा देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा ईंट है, बहुत सारे ईंट ऐसे रखे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, ये दीवार बना दी है उस ईंट से। तो देखिए ये क्या हो गया ना कि ये जो है ये कोहेरेंस है, ये अच्छे ढंग से सजा के रखा हुआ है, और यहाँ है तो लेकिन कोई लायक नहीं है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलता है, ऐसे बोलते हैं तो मार्क्स नहीं मिलता है स्केटर वे में। कोहेरेंस यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे कोहेरेंस है। तो जब भी आप बोलें तो उसको स्टेप वाइज बोलें, इंट्रो बोले, ठीक है, फिर उसका बॉडी बोले, फिर उसका कंक्लूजन बोले, है ना। तो ऐसे आप जब भी बोलेंगे तो या लिखेंगे तो उसमें फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देंगे, बहुत कॉमन प्रोनाउंसिएशन हम गलती करते हैं जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ओनियन को बोलते हैं अनियन, और हम हमेशा ओनियन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन का वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। मैंने कॉमन प्रोनाउंसिएशन, डिजर्ट डेजर्ट, है ना, पिज्ज़ा पिज्ज़ा, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन मैंने दिए हैं। आप वोकेबलरी सेक्शन में जाके देख लेना, प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में। तो वोकेबलरी एंड ग्रामर आपको अच्छा रखना है ताकि आपका जितने भी कॉमन एरर्स टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको आप डील कर सकें। और फिर ये तो शेड्यूल आपके लिए नहीं है, ये फिर ये इंटरनल मार्क्स के लिए इन बातों को ध्यान रखना है। और फिर से मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखिए ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा ये ग्रामर सेक्शन पे, इस ग्रामर सेक्शन पे मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसको देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंग्लोडिक्टू, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई एम गोइंग टू मेक फ्रेश प्ले लिस्ट फॉर क्लास 10। सो बने रहिए, आप देखते रहिए एंग्लोडिक्टू।
और मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ तो चूँकि सिलेबस था इसलिए मैंने इसको बहुत सारे थ्योरीज़ को ऐसे ओवरलुक कर दिया और मेन चीज़ों को डिटेल बता दिया जिसको आपको देखने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं चैप्टर को विशेष डिटेल में और वर्ड मीनिंग के साथ में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए डोंट मिस दिस सेक्शन टू बी कम। थैंक यू।